नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। हिंदू अल्पसंख्यक दाव बदलेगा सियासी समीकरण। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है केंद्र सरकार कि जहां हिंदू कम वहां उन्हें घोषित कर सकते हैं अल्पसंख्यक। 2011 की जनगणना के अनुसार 640 जिलों में से 102 जिलों में हिंदू आबादी तथा अन्य धर्मों के लोग कम हैं। असम मॉडल अन्य राज्यों ने अपनाया तो 102 जिलों में हिंदू हो सकते हैं अल्पसंख्यक। शिक्षा से लेकर कई आर्थिक सुविधाएं मिलती है अल्पसंख्यकों को, कई फायदे होते हैं, कई बेनिफिट होते हैं जो अल्पसंख्यकों को मिलते हैं। तो यही वजह है कि कहा जा रहा है कि हिंदू अल्पसंख्यक दाव सियासी समीकरण को बदलेगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार कह चुकी है कि जहां हिंदू कम है वहां उन्हें घोषित कर सकते हैं अल्पसंख्यक। 2011 की जनगणना के अनुसार 640 जिलों में से 102 जिलों में हिंदू आबादी तथा अन्य धर्मों के लोग कम हैं। असम मॉडल अन्य राज्यों में अपनाया गया तो 102 जिलों में हिंदू हो सकते हैं अल्पसंख्यक। शिक्षा से लेकर कई आर्थिक सुविधाएं मिलती है अल्पसंख्यकों को। चलिए बात करते हैं नींबू को लगी नजर की। तो देश भर में एक नींबू बिक रहा है 10 से 20 रुपए तक। एलुरु मंडी से रोज 25 ट्रक देश में होती है सप्लाई। एक ट्रक में होते हैं करीब 21 टन नींबू, लेकिन अभी 5 गुना कम हो पा रही है सप्लाई। कोरोना काल में नींबू किसानों को हुआ भारी नुकसान। दवा, फर्टिलाइजर छिड़काव और ज्यादा बारिश ने क्षति पहुंचाई है। एक ट्रक नींबू की कीमत पहले थी 5 लाख रुपए और अब है 31 लाख रुपए। तो नींबू को लगी है नजर। देश भर में एक नींबू बिक रहा है 10 से 20 रुपए तक। एलुरु मंडी में रोज 25 ट्रक देश में सप्लाई होती है, यानी कि एलुरु मंडी से रोज 25 ट्रक नींबू की सप्लाई देश में होती है। एक ट्रक में करीब 21 टन नींबू होते हैं, लेकिन अभी 5 गुना कम हो पा रही है सप्लाई। कोरोना काल में नींबू किसानों को भारी नुकसान हुआ। दवा, फर्टिलाइजर छिड़काव और ज्यादा बारिश ने क्षति पहुंचाई है। एक ट्रक नींबू की कीमत पहले थी 5 लाख रुपए और अब है 31 लाख रुपए। प्रदेश में तेज गर्मी का सितम देखा जा रहा है। शनिवार को धौलपुर में सर्वाधिक 45.5 डिग्री रहा तापमान। मौसम विभाग ने जारी किया लू का रेड अलर्ट। 5 जिलों में लू का अलर्ट किया जारी। अलवर, झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर और चूरू में भीषण लू के बनेंगे हालात। सोमवार से पश्चिमी हवाओं का असर होगा कम। उसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री तक आ सकती है गिरावट। तो प्रदेश में तेज गर्मी का सितम जारी है और सभी लोग इस वजह से भी परेशान हैं क्योंकि एकदम से सर्दी के बाद इतनी तेज गर्मी पड़ना और शुरुआती दौर में ही इतनी तेज गर्मी पड़ना, तो आने वाले दिनों में क्या होगा। तो वहीं आपको बता दें कि शनिवार को धौलपुर में सर्वाधिक 45.5 डिग्री तापमान रहा। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है लू का। तो वहीं 5 जिलों में लू का अलर्ट ये जारी किया गया है। इन 5 जिलों के नाम आपको बताना चाहेंगे। अलवर, झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर और चूरू, ये वो 5 जिले जिनमें भीषण लू के हालात बनेंगे। सोमवार से पश्चिमी हवाओं का असर कम होगा। उसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। उम्मीद कर सकते हैं कि उसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आएगी और आम लोगों को थोड़ी राहत निश्चित तौर पर मिलेगी। अब बात करते हैं तेज गर्मी और परीक्षाओं से वैक्सीनेशन के स्लो मोशन की। 12 से 14 साल तक के बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन से जुड़ी खबर। प्रदेश में 29,87,000 बच्चों के वैक्सीन लगनी थी, लेकिन अभी तक 15,72,642 बच्चों के ही वैक्सीन लग पाई है, यानी 50% बच्चों के ही कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगी है। इस उम्र में वैक्सीनेशन लगाने में पहले नंबर पर प्रतापगढ़, दूसरे पर बांसवाड़ा और तीसरे पर बूंदी, जबकि जयपुर प्रथम व द्वितीय टीका लगाने में पिछड़ रहे हैं। तो आपको बता दें, तेज गर्मी और परीक्षाओं से वैक्सीनेशन का स्लो मोशन देखने को मिल रहा है। 12 से 14 साल तक के बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन से जुड़ी ये खबर है। प्रदेश में 29,87,000 बच्चों के वैक्सीन लगनी थी, लेकिन अभी तक 15,72,642 बच्चों के ही वैक्सीन लग पाई है, यानी 50% बच्चों के ही कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगी है। इस उम्र में वैक्सीनेशन लगाने में पहले नंबर पर प्रतापगढ़ और दूसरे नंबर पर बांसवाड़ा और तीसरे पर बूंदी है, जबकि जयपुर प्रथम व द्वितीय टीका लगाने में पिछड़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कर्नल बैंसला को सम्मान। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से कार्यक्रम। स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला मार्ग का होगा उद्घाटन। 11 अप्रैल को सुबह 10:30 पर होगा आयोजन। सदर बाजार के वार्ड 80 के तहत गोयनका रोड का नामकरण। गुर्जर नेता कर्नल बैंसला के नाम पर होगा नामकरण। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन होंगे मुख्य अतिथि। मेयर राजा इकबाल सिंह और पूर्व मेयर जयप्रकाश होंगे अतिथि।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कर्नल बैंसला को सम्मान मिलने जा रहा है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला मार्ग का उद्घाटन इस कार्यक्रम के जरिए होगा। 11 अप्रैल को सुबह 10:30 पर यह आयोजन किया जाएगा। सदर बाजार के वार्ड 80 के तहत गोयनका रोड का नामकरण गुर्जर नेता कर्नल बैंसला के नाम पर होगा। तो वहीं पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन होंगे मुख्य अतिथि। मेयर राजा इकबाल सिंह और पूर्व मेयर जयप्रकाश होंगे अतिथि। चलिए बात करते हैं क्रिकेट के महाकुंभ आईपीएल 2022 की। शनिवार को हैदराबाद और बेंगलुरु को जीत मिली है। पहले मुकाबले में हैदराबाद ने चेन्नई को 8 विकेट से हराया है। हैदराबाद ने 2 विकेट खोकर हासिल किया है 154 रन का लक्ष्य। हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ने 50 गेंदों में खेली 75 रन की पारी। दूसरे मुकाबले में बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस पर 7 विकेट से दर्ज की है जीत। काम नहीं आई मुंबई के सूर्य कुमार की 68 रन की धुआंधार पारी। बेंगलुरु के अनुज रावत ने 66 और कोहली ने 48 रन बनाकर पहुंचाया लक्ष्य तक। पॉइंट्स टेबल में बेंगलुरु तीसरे और हैदराबाद 8वें स्थान पर। आज दोपहर 3:30 पर कोलकाता का मुकाबला दिल्ली से होगा, जबकि शाम 7:30 पर राजस्थान बनाम लखनऊ का रोमांचक मुकाबला होने वाला है। तो आज भी 2 मैच होने वाले हैं। क्रिकेट के महाकुंभ आईपीएल 2022 की बात हम कर रहे हैं। शनिवार को हैदराबाद और बेंगलुरु को जीत मिली। पहले मुकाबले में हैदराबाद ने चेन्नई को 8 विकेट से हराया। हैदराबाद ने 2 विकेट खोकर हासिल किया 154 रन का लक्ष्य। हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ने 50 गेंदों में खेली 75 रन की पारी। दूसरे मुकाबले में बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस पर 7 विकेट से जीत दर्ज की। काम नहीं आई मुंबई के सूर्य कुमार की 68 रन की धुआंधार पारी। बेंगलुरु के अनुज रावत ने 66 और कोहली ने 48 रन बनाकर पहुंचाया लक्ष्य तक। पॉइंट्स टेबल में बेंगलुरु तीसरे और हैदराबाद 8वें स्थान पर। आज दोपहर 3:30 पर कोलकाता का मुकाबला दिल्ली से होगा, जबकि शाम 7:30 पर राजस्थान बनाम लखनऊ का रोमांचक मुकाबला होगा। कांग्रेस आलाकमान ने बदल दी पंजाब की पॉलिटिक्स। गांधी परिवार के विश्वस्त अमरिंदर सिंह राजा बरार बने पीसीसी चीफ। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं राजा बरार। राजस्थान से कनेक्शन रहा है राजा बरार का। राजस्थान की यूथ कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं राजा बरार। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना के करीबी मित्र हैं राजा बरार। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी से भी नजदीकियां रही हैं। बीते दिनों जब चल रहा था विधानसभा का सत्र, तब वो राजस्थान आए थे। विधानसभा में सीपी जोशी और महेश जोशी दोनों से मिले थे। पंजाब में युवा हाथों में सौंपी सोनिया गांधी ने कमान। तो कांग्रेस आलाकमान ने बदल दी है पंजाब की पॉलिटिक्स। गांधी परिवार के विश्वस्त अमरिंदर सिंह राजा बरार बने हैं पीसीसी चीफ। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं राजा बरार। राजस्थान से कनेक्शन रहा है उनका। राजस्थान की यूथ कांग्रेस के प्रभारी भी वो रह चुके हैं। तो वहीं राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना के करीबी मित्र भी हैं। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी से भी नजदीकियां रही है। बीते दिनों जब राजस्थान का विधानसभा सत्र चल रहा था, तब भी वो राजस्थान आए थे। विधानसभा में सीपी जोशी और महेश जोशी दोनों से उन्होंने मुलाकात की थी। और पंजाब में युवा हाथों में सोनिया गांधी ने कमान सौंपी है। अब इसका इम्पैक्ट भी पंजाब में देखने को क्या मिलता है, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार फिर से बात करते हैं क्रिकेट के महाकुंभ आईपीएल 2022 की। तो मुंबई और चेन्नई का ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाला रिश्ता देखने को मिल रहा है। अटकलें इस बात को इसलिए तेज है क्योंकि आईपीएल की 2 दिग्गज टीमों का बैड लक जारी है। पॉइंट्स टेबल में मुंबई 9वें और चेन्नई 10वें पायदान पर है। दोनों टीमें हार चुकी है अपने अपने शुरुआती 4 मुकाबले। हालांकि पहले भी इस तरह की परिस्थितियां झेल चुकी है दोनों टीमें। 2010 में पहले 4 मैच हारने के बावजूद खिताब जीता था चेन्नई ने, जबकि 2015 में मुंबई शुरुआती 4 मैच हारने के बावजूद बनी थी चैंपियन। अभी तक आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों का ही रहा है दबदबा। दोनों टीमों ने पिछले 14 में से 9 बार खिताब पर जमाया है कब्जा। 5 बार मुंबई इंडियंस ने तो 4 बार चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है खिताब। फाइनल मुकाबले में 5 बार आमने सामने हो चुकी है दोनों टीमें। फुटबॉल में बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की प्रतिद्वंदिता मशहूर है। उसी तरह क्रिकेट लीग में मुंबई और चेन्नई की प्रतिस्पर्धा जग जाहिर है। अब फैंस कर रहे हैं आईपीएल में दोनों टीमों के रिकवर की उम्मीद। फैंस को उम्मीद अब यही है कि जो दोनों टीमों का रिश्ता है, यानी कि मुंबई और चेन्नई का जो रिश्ता है, कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाला बरकरार तो हो ही, साथ बना भी रहे, पर ऐसे में थोड़ा सा वो अपने स्कोर को रिकवर करें। जो टेबल है पॉइंट्स टेबल, उनमें वो पायदान ऊपर चढ़े, क्योंकि इस वक्त मुंबई 9वें और चेन्नई 10वें पायदान पर है।
दोनों टीमें हार चुकी है अपने अपने शुरुआती 4 मुकाबले। हालांकि पहले भी इस तरह की परिस्थितियां झेल चुकी है दोनों ही टीमें। 2010 में पहले 4 मैच हारने के बावजूद खिताब चेन्नई ने जीता था, जबकि 2015 में मुंबई शुरुआती 4 मैच हारने के बावजूद चैंपियन बन गई थी। अभी तक आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों का ही दबदबा रहा है। दोनों टीमों ने पिछले 14 में से 9 बार खिताब पर कब्जा जमाया है। 5 बार मुंबई इंडियंस ने तो 4 बार चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है खिताब। फाइनल मुकाबले में 5 बार आमने सामने हो चुकी है ये दोनों टीमें। राहुल की शरद यादव से हुई मुलाकात के बाद कई अटकलें। मीडिया और सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हैं कई कयास। तो मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर ही कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाने की चर्चा है। वैसे खुद शरद यादव को राजनीति का काफी अनुभव है। ऐसे में राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने से ज्यादा राज्यसभा जाने में हो सकती है दिलचस्पी, क्योंकि शरद यादव ऐसे सक्रिय नेता हैं जिनके प्रति सभी पार्टियों में सद्भाव उत्तर से लेकर दक्षिण भारत की सभी पार्टियों के साथ कर सकते हैं सहजता पूर्ण बात। शरद यादव को केंद्र में सत्तारूढ़ दल के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने का भी पुराना अनुभव है और कांग्रेस चाहती है राजद को मिलकर एक सीट पर शरद यादव को भेजा जाए राज्यसभा। तो राहुल की शरद यादव से मुलाकात के बाद कई अटकलें तेज हुई हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हैं कई कयास। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाने की चर्चा है। वैसे खुद शरद यादव को राजनीति का काफी अनुभव है। ऐसे में राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने से ज्यादा राज्यसभा जाने में उनकी दिलचस्पी देखी जा सकती है, क्योंकि शरद यादव ऐसे सक्रिय नेता है जिनके प्रति सभी पार्टियों में सद्भाव है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत की सभी पार्टियों के साथ सहजता पूर्वक वो बात करते हैं और ऐसे में उनकी बात जो होती है वो हमेशा सहजता पूर्ण होती है। शरद यादव को केंद्र में सत्तारूढ़ दल के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने का भी पुराना अनुभव है। बिहार में एमएलसी चुनाव का बड़ा संदेश। एमएलसी चुनाव नतीजे एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। 6 सीटें जीतकर आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। कुल मिलाकर एमएलसी चुनाव में राजद को 5 सीटों का फायदा हुआ है। इस चुनाव में भाजपा जदयू का टूट गया है जातीय समीकरण थी। हाल ही में हुए 24 सीटों के चुनाव में जनता दल यू तीसरे नंबर की पार्टी बनी है। बिहार में एमएलसी चुनाव का बड़ा संदेश देखा जा रहा है। एमएलसी चुनाव नतीजे एनडीए के लिए खतरे की घंटी बताए जा रहे हैं। 6 सीटें जीतकर आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। तो कुल मिलाकर एमएलसी चुनाव में राजद को 5 सीटों का फायदा हुआ है। इस चुनाव में भाजपा जदयू का जातीय समीकरण भी टूट गया है। हाल ही में हुए 24 सीटों के चुनाव में जनता दल यू तीसरे नंबर की पार्टी बनी है। राष्ट्रीय गठबंधन से सीपीएम ने दूरी बनाई है। देश की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम ने बनाई नई स्ट्रेटजी। सीपीएम ने बनाई राज्यों में अलग अलग गठबंधन की नीति। केरल के कन्नूर में सीपीएम की 23वीं कांग्रेस में ये प्रस्ताव हुआ पारित, यानी कांग्रेस के साथ कोई राष्ट्रीय गठबंधन नहीं बनाएगी सीपीएम। ये विपक्ष का साझा मोर्चा बनाने के प्रयासों के लिए एक झटका है। सीपीएम के इस मॉडल से भाजपा के ध्रुवीकरण के मैसेज को नहीं मिलेगी गति। कहा यही जा रहा है कि जो मॉडल होगा इससे भाजपा की ध्रुवीकरण को गति नहीं मिलेगी। तो वहीं राष्ट्रीय गठबंधन से सीपीएम ने दूरी बनाई है। देश की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम ने नई स्ट्रेटेजी बनाई है। सीपीएम ने बनाई है राज्यों में अलग अलग गठबंधन की नीति। केरल के कन्नूर में सीपीएम की 23वीं कांग्रेस में ये प्रस्ताव हुआ है पारित। तो यानी कांग्रेस के साथ कोई राष्ट्रीय गठबंधन नहीं बनाएगी सीपीएम। ये विपक्ष का साझा मोर्चा बनाने के प्रयासों के लिए एक झटका है। सीपीएम के इस मॉडल से भाजपा के ध्रुवीकरण के मैसेज को गति नहीं मिलेगी। संसद का बजट सत्र खत्म, नहीं दिखी विपक्षी एकता। शायद किसी भी दल ने नहीं किया विपक्षी एकता बनाने का प्रयास। सत्र के दौरान विपक्ष के पास ऐसे कई मुद्दे थे जिससे बन सकती थी साझा रणनीति। महंगाई जैसे बड़े मुद्दे होने के बावजूद विपक्षी पार्टियां नहीं कर पाई कुछ भी। ऐसे कई मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की नहीं बना पाई साझा रणनीति। विपक्ष के पास 200 सांसद होने के बावजूद दबाव बनाने का नहीं हुआ प्रयास। केंद्रीय एजेंसियों की मनमानी से परेशान फिर भी नहीं उठा सदन में मुद्दा। विपक्ष के बटे होने से केंद्र पर नहीं बन पाया किसी भी मुद्दे पर प्रेशर। तो अपने आप में बेहद गंभीर ये बात भी हो जाती है कि जहां हम बात करते हैं कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, पर विपक्ष को एक साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ नहीं देखा गया। विपक्ष के पास 200 सांसद होने के बावजूद दबाव बनाने का प्रयास नहीं हुआ। महंगाई जैसे बड़े मुद्दे भी विपक्ष के पास थे जिसके जरिए पक्ष को घेरा जा सकता था, पर उन तमाम मुद्दों पर भी विपक्ष फेल नजर आया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।